डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल, पुलिस लाइन, पानीपत। सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 गद्य खंड के अंतर्गत पाठ 4 पहलवान की ढोलक नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके रचयिता फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। लेकिन पाठ का अध्ययन करने से पहले हम एक नज़र लेखक के जीवन पर डालेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी साहित्य के आंचलिक कथाकार हैं। उनका जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार राज्य के पूर्णिया जनपद के ओराही हिगना नामक गांव में हुआ। जीवन भर उन्होंने संघर्षों का सामना किया। सन 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन में रेणु जी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सन 1952 में ये अत्यधिक बीमार हो गए। 11 अप्रैल 1977 को इस महान साहित्यकार का देहांत हो गया। भारत सरकार ने इनकी साहित्य साधना और राष्ट्रीय चेतना से प्रभावित होकर इनको पद्मश्री की उपाधि प्रदान की। अगर बच्चों रचनाओं की बात की जाए तो इन्होंने बहुत से उपन्यास, कहानी, संस्मरण और रिपोर्टाज लिखे हैं। उपन्यास मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घतया, कितने चौराहे हैं, कहानी संग्रह ठुमरी, अगीरखोर, आदिम रात्रि की महक, संस्मरण ऋणजल, वन तुलसी की गंध, रिपोर्टाज नेपाली क्रांति कथा, रेणु रचनावली। इसके अतिरिक्त इनकी कुछ कहानियों पर फिल्में भी बन चुकी हैं, जैसे तीसरी कसम। फिल्म इनकी कहानी मारे गए गुलफाम पर आधारित है। साहित्यिक विशेषताएं। आंचलिक कथा साहित्य में रेणु जी का महत्वपूर्ण योगदान है। विशेषकर मैला आंचल उपन्यास के कारण इनको अत्यधिक प्रसिद्धि मिली। अपने उपन्यासों में रेणु जी ने ग्रामीण समस्याओं को रेखांकित किया है। इन्होंने गांव में फैली गरीबी, भुखमरी, शोषण, विषमता तथा कुरीतियों का सजीव अंकन किया है। अपने उपन्यासों तथा कहानियों के माध्यम से वे गांव के यथार्थ यानी जैसा है वैसा वर्णन करने में सफल रहे। इसके साथ साथ लेखक ने लोकगीतों, लोक संस्कृति तथा लोक परंपराओं पर भी प्रकाश डाला है। उदाहरण के रूप में मैला आंचल में वे पूर्णिया जिले के मैरीगंज गांव तथा उसके आसपास की राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक चेतना का अंकन करने में सफल रहे। प्रस्तुत कहानी पहलवान की ढोलक में लेखक ने व्यवस्था को बदलने के साथ लोक कलाकारों और उनकी कलाओं के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी का सजीव और सुंदर चित्रण किया है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने पुरानी व्यवस्था के स्थान पर नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का चित्रांकन किया है। रेणु जी की लेखनी में अपने गांव, अंचल एवं संस्कृति को सजीव बनाने की अद्भुत क्षमता है। अगर हम भाषा शैली की बात करें तो इन्होंने भाषा भी अंचल विशेष की अपनाई है। इन्होंने सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। इनकी भाषा सरल, स्वाभाविक बोलचाल की भाषा है। कहीं कहीं अलंकृत एवं काव्यात्मक भाषा के दर्शन होते हैं। इनकी भाषा में अत्यंत गंभीरता है। प्रस्तुत कहानी की भाषा सरल, सहज, सरस, स्वाभाविक बोलचाल की है। इसमें तत्सम, तद्भव, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हुआ है। मुहावरों एवं लोकोक्तियों के प्रयोग के से इनकी भाषा में रोचकता उत्पन्न हो गई है। पहलवान की ढोलक कहानी का आरंभ जाड़े के दिन अर्थात सर्दियों के दिन से होता है। अमावस्या की काली और ठंडी रात है।
गांव में मलेरिया और हैजे की बीमारी फैली हुई है। लोग इस बीमारी से बच्चे के समान डरे हुए हैं और थर थर काँप रहे हैं। चारों ओर सन्नाटे से युक्त बांस फूस की झोपड़ियां खड़ी हैं। अंधेरा छाया हुआ है और इस सन्नाटे में ऐसा लग रहा है जैसे यह सन्नाटा लोगों की करुण सिसकियों और आहों को दबाने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ सियार और पेचक पेचक झिंगुर को कहते हैं कि डरावनी आवाज़ें इस सन्नाटे को भंग करती हैं। गांव की झोपड़ियों में से लोगों की पीड़ा भरी कराहने की आवाज़ें आती हैं या उल्टियों की आवाज़ आती है, क्योंकि हैजे में उल्टियाँ लग जाती हैं। आवाज़ आती है हरे राम हे राम। सिर्फ यही स्वर जो है रात में सुनाई देता है। और यह धारणा है कि कुत्ते जो है बुरी चीज़ों को पहचान जाते हैं, तो रात में सारे कुत्ते जो हैं रोने लग जाते हैं। दिन भर वो राख के ढेर पर गठरी के समान जो है सिकुड़ कर पड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही संध्या होती है वो रोना शुरू कर देते हैं। रात के इस सन्नाटे में और भयावह स्थिति में सिर्फ लुट्टन सिंह की ढोलक की आवाज़ सुनाई देती है। और वह ढोलक की आवाज़ बच्चों ऐसे लगती है जैसे कि वो उस भीषणता को ललकार रही है। और लुट्टन संध्या से लेकर सुबह तक ढोल बजाता रहता है और ढोल से आवाज़ आती है चट धा गिड़ धा चट झा गिड़ धा, यानी आजा भिड़ जा आजा भिड़ जा। और बीच बीच में आवाज़ आती है चटाक चट धा चटाक चट धा, यानी उठाकर पटक दे उठाकर पटक दे। यही आवाज़ जो है, जो मृत समान गांव बन गया है, जहाँ रात में किसी का कोई स्वर नहीं सुनाई देता, ये ढोलक की आवाज़ संजीवनी शक्ति का काम करती है। लुट्टन सिंह का तो ये भी मानना है कि पूरा इंडिया जो है उसे जानता है, लेकिन लेखक कहते हैं कि होल इंडिया यानी पूरे इंडिया से जो है तात्पर्य सिर्फ जिले की सीमा के बराबर है। जिले भर के लोग जो है उसके नाम से अवश्य परिचित हैं। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे, लेकिन सौभाग्यवश उसकी शादी हो चुकी थी। उसकी विधवा सास उसे पाल पोस कर बड़ा करती है और वह बचपन में गाय चराता और गाय का दूध पीता और कसरत करता था। कसरत क्यों करता था? क्योंकि वह पहलवान बनना चाहता था। पहलवान वह इसलिए बनना चाहता था क्योंकि गांव के लोग उसकी विधवा सास को तकलीफ पहुंचाते थे। और धीरे धीरे जब वो रोज़ कसरत करता, तो जब जवान हुआ, किशोरावस्था तक पहुंचा, तो उसका शरीर सुडौल बन गया और गांव में एक अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उसे अच्छा पहलवान समझते थे। वह कुश्ती भी लड़ता था। एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेले में गया और वहाँ उसने जो है पहलवानों की कुश्ती के दांव पेच देखे, तो उसमें भी जोश भर आया। और उसी समय पंजाब का एक जाना माना पहलवान चांद सिंह भी वहाँ आया हुआ था। वो आज तक किसी पहलवान से नहीं हारा था, इसलिए पंजाब के लोगों ने उसे शेर के बच्चे का टाइटल दिया था। और जोश जोश में लुट्टन सिंह जो है बादल सिंह को चुनौती दे देता है उसके साथ दंगल में लड़ने की, लेकिन लोग उसे समझाते हैं। और यहाँ तक कि वृद्ध राजा जो श्यामनगर का जो राजा है वह भी उसको समझाता है, उसकी हिम्मत की दाद देता है, प्रशंसा करता है और उसे 10 का नोट देकर कहता है कि जाओ मेला देखो और मेला देखकर जो है घर चले जाओ। लेकिन बार बार लोगों के राजा के समझाने पर लुट्टन सिंह नहीं मानता और वह कहता है कि उसे
चांद सिंह से लड़ना है, दंगल करना है। दोनों दंगल जाते हैं, कुश्ती लड़ना आरंभ करते हैं। वहीं से जो है लोगों की आवाज़ आती है कि पागल है, मरना है। लेकिन यहाँ पर जो है इतना उत्साह और जोश लुट्टन सिंह के अंदर भरा है कि वो किसी की बात नहीं सुनता है। लोग कहते हैं हलवा बन जाएगा, हलवा, हंसी खेल नहीं है, शेर का बच्चा है ये चांद सिंह। लेकिन तभी जो है लुट्टन सिंह को एक ढोल की आवाज़ सुनाई देती है, चट गिड़धा चट गिड़जा चट गिड़धा, मत डरना मत डरना मत डरना। यानी वो उस आवाज़ का अपना ये अर्थ लगाता है। लुट्टन सिंह की गर्दन पर जो है चांद सिंह कूनी लगाकर उसे चित करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी फिर ढोल की अचानक आवाज़ आती है, धाक धीना तिरकट तीना, धाक धीना तिरकट तीना। और यह आवाज़ जैसे लुट्टन सिंह को कह रही है, दाव काटो बाहर हो जाओ, दाव काटो बाहर हो जाओ। लुट्टन सिंह दाव काट कर बाहर निकला और तुरंत उसने जो है चांद की गर्दन पकड़ ली। लोग चिल्लाने लगे, वारे मिट्टी के शेर, वारे मिट्टी के शेर। और फिर से जो है आवाज़ आई, चटाक चटधा चटाक चटधा, अर्थात उठा पटक दे, उठा पटक दे। तो एक तरह से जो है लुट्टन के लिए ढोल जो है प्रेरणा स्रोत बनता है और वही ढोल उसी को जो है लुट्टन सिंह अपना गुरु मानता है। और यहाँ पर लुट्टन सिंह चांद को चित कर देता है, हरा देता है। अब जनता स्थिर हो जाती है कि वह किसकी जय ध्वनि करे। कोई माँ दुर्गा की, कोई महावीर जी की, कोई राजा श्यामानंद की जय ध्वनि के नारे लगाने लगता और पूरा आकाश जो है इस ध्वनि से, जय की ध्वनि से गूंज उठता है। और अपनी विजय के नशे में चूर लुट्टन सिंह राजा को अपनी गोद में उठा लेता है। मैनेजर मना करता है, आपत्ति करता है, लेकिन राजा स्वयं उसे छाती से लगाकर बहुत खुश होता है और खुश होकर जो है उसे लुट्टन सिंह यानी सिंह का खिताब देता है। मैनेजर जो है वह आपत्ति करता है कि साहब ये तो क्षत्रिय को हम सिंह कहते हैं। तो राजा साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं, उसने भी तो क्षत्रिय का काम किया है और जो क्षत्रिय का काम करे वो सिंह है। तो लुट्टन सिंह की जो है उसी दिन से पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल जाती है। राजा साहब उसे अपने दरबार में रख लेते हैं। वह अपने दोनों बच्चों के साथ आ जाता है और दोनों अपने पुत्रों को वहाँ पर कसरत करवाता है, उन्हें भी कुश्ती के दांव पेच सिखाने लगता है। 15 वर्ष का समय बीत जाता है। वह राज दरबार में बहुत अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करता है। पहलवान अजय रहा, कोई भी उसको हरा नहीं पाया। लेकिन अचानक एक दिन राजा की मृत्यु हो जाती है, स्वर्ग से धार जाते हैं। विलायत से राजकुमार आते हैं और आते ही राज्य की गद्दी संभालते हैं और राजा साहब अनेक परिवर्तन कर देते हैं। दंगल का स्थान घोड़ों की रेस को दे देते हैं क्योंकि उन्हें घोड़ों की रेस का बहुत ही शौक था। पहलवान परेशान होता है और अपने दोनों बेटों को लेकर अपने पैतृक गांव में चला जाता है और गांव के एक छोर पर झोपड़ी में रहने लग जाता है। वहाँ एक व्यायामशाला अर्थात एक विद्यालय खोलता है और किसानों मजदूरों के लोगों को कुश्ती सिखाने लगता है। लेकिन कितने दिनों तक लोग जो है कुश्ती सीखते, क्यों? क्योंकि पहले बारिश नहीं हुई, फिर अन्न की कमी हो गई, फिर मलेरिया और हैजा फैल गया, जिससे जो है गांव के लोग जो है मरने लगे। धीरे धीरे स्कूल में बच्चों ने आना बंद कर दिया। पहलवान के दोनों लड़के मजदूरी करके लाते, उसी से जो है उनकी गुजर बसर होती। एक दिन अचानक
हैजे की चपेट में उसके दोनों पुत्र आ जाते हैं और दोनों पुत्र जो है मर जाते हैं। उनके मरने के बाद उस दिन लुट्टन सिंह पहलवान राजा श्यामानंद द्वारा दिए गए लंगोट को जो है पहन लेता है और अपने पूरे शरीर पर मिट्टी को मलकर कसरत करता है। फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लाद कर नदी में बहा आता है। लोगों ने सुना तो दंग रह गए। कहते कि कितनों की इस बीमारी में अपनों के जाने पर हिम्मत टूट गई, लेकिन लुट्टन सिंह की हिम्मत नहीं टूट पाई। लोगों ने बड़ी हैरानी जताई, लेकिन फिर भी पहलवान की ढोलक की आवाज़ नहीं बंद हुई, प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। 4-5 दिन बाद एक रात को ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई देती है। पहलवान के कुछ शिष्य आकर देखते हैं तो पहलवान की लाश चित पड़ी है। तभी एक शिष्य आंसू पोंछते हुए कहता है कि हमारे गुरुजी ये कहा करते थे कि अगर मैं मर जाऊं तो मुझे चिता पर चित नहीं लिटाना, पेट के बल पर लुटाना। क्यों? क्योंकि मैं कभी भी चित नहीं हुआ, अर्थात कभी किसी से नहीं हारा। और जब मेरी चिता में आग लगाई जाए तो उस समय ढोलक बजा देना। ढोलक बजाने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि ढोलक को ही उसने अपना गुरु माना था और उसी से उसे प्रेरणा मिलती थी। तो बच्चों, किसी भी कहानी का जो है उद्देश्य अवश्य होता है, कोई कहानी बिना उद्देश्य नहीं होती। तो इस कहानी का भी अपना एक उद्देश्य है। कहानी के माध्यम से लेखक लोक कला व कलाकारों को उभारना चाहता है। कहानी में महामारी की भयावहता और मार्मिक चित्रण करना चाहता है। लुट्टन पहलवान के माध्यम से लेखक संघर्षपूर्ण क्षणों में, विपरीत स्थितियों में आत्मविश्वास को बनाए रखने और स्वयं को स्थिर रखने का संदेश देना चाहता है। आशा करती हूँ बच्चों, आपको यह कहानी भली भांति समझ आ गई होगी। धन्यवाद।